हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम डेट आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे बदल रहा है। पहले 1 हुआ था, फिर 15 हुआ, अब 14 हो गया है, 14 दिसंबर। तो वो सब छोड़िए, हम बात करेंगे जो आज का टॉपिक है न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट का जो क्वेश्चंस बनता है उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। जब आप अपना समझ डेवलप कर लेंगे तो आप सीटेट के सवाल एसएसटी के बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट से सवाल आते हैं जो आपके समझ पर आधारित होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी देता है जिसको आपको करना होता है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है, अगर जुडिशरी की बात करें तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि शक्तियों का बंटवारा यानी पावर ऑफ सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर यानी शक्तियों के विभाजन पर हमने बात किया। तो शक्तियों का विभाजन की बात करें तो 3 तरीकों से शक्तियों का विभाजन हुआ है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने ये भी समझा था कि विधायिका का काम होता है कानून लागू कर, कानून बनाना, और वहीं कार्यपालिका का क्या काम होता है? तो कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। और जुडिशरी में हमने देखा था जुडिशरी क्या करता है? रिव्यू ऑफ द लॉ यानी न्याय की समीक्षा करना, कानून की समीक्षा करना। जो कानून, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा कानून बना है, ठीक है, कि लड़कियां जो हैं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, नहीं निकलेंगी, ऐसा कानून बन गया, ठीक है। तो अब ये कानून सही है कि गलत है, इसका समीक्षा करने का जो काम है जुडिशरी का है, ठीक है। अब जुडिशरी देखेगा, अगर ऐसा कानून बनता है तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स मिला है, राइट टू फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम का यहाँ एवोल्यूशन हो रहा है। तो जो भी लॉ या कानून बनता है वो देखता है कि कानून की जो मूलभूत संरचना है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका क्या करता है? वैसे कानून को रद्द कर देता है, ठीक। तो वो तो हमने सब देखा था। फिर आज हम बात करेंगे जुडिशरी की, बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना पढ़ेंगे और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? इसकी भूमिका पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर, यानी कि भारतीय न्यायपालिका, जो भारत की जो न्यायपालिका है इसकी संरचना की बात करें तो इसका संरचना कैसा है? तो भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका है, यानी निचली अदालत से लेके और शीर्ष अदालत तक जो भी मामले होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगर हम न्यायपालिका की शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप पिरामिड आकार का शेप होता है। पिरामिड आकार मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जाके एक शीर्ष बिंदु पर यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ हम देखें तो ये जो कोर्ट है यही क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है? जो पिरामिड शेप है यही क्या है? न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका यानी इंटरग्रेटेड क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर है। अब ये होता क्या है? इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ से, अपेलेट सिस्टम। अपेलेट सिस्टम क्या होता है? अपील पुनर्वादित प्रणाली। ये क्या होता है? कहा जाता है कि जब निचली अदालत से ऊपर की अदालत में अपना मुकदमा दायर करना, जैसे मान लीजिए कि आपने लोकल कोर्ट में केस किया, कोई मुकदमा अपना दायर किया, ठीक है। अब यहाँ जो फैसला सुनाया गया आप उससे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम बोलते हैं अपेलेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? अपेलेट सिस्टम यानी अपील पुनर्वादित प्रणाली। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपके विरोध में आया, आपको सज़ा मिली तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो आपका मैटर अगर लोकल कोर्ट में जाता है और फैसला जो सुनाया जाता है, लेकिन आपको लगता है आपके पास सबूत है, गवाह है, और आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो जज का फैसला है वो हमारे लिए गलत है, तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हो। तो ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है नीचे से ऊपर जाने का,
यही क्या है, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ बताया अपील पुनर्वादित प्रणाली यानी निचली अदालत से ऊपर की अदालत में अपना मुकदमा दायर करना। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, लेकिन उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्ववर्ती न्यायालय था उसका क्या नाम था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी संघीय न्यायालय, तो उसे हम क्या कहते थे? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें यानी संघीय न्यायालय की बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 से और 1949 तक ये कार्य किया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट की जगह 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। उसके बाद से जब भारत का संविधान क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले जो नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, अब उसने जगह कौन सी ले ली? यानी उसी की जगह पे क्या आ गया? फेडरल कोर्ट की जगह पे आ गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट पहले जो था, सुप्रीम कोर्ट का जो सेशन था पहले पार्लियामेंट में चला करता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो 1958 में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? स्थापित हो गया। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में हम न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है 34। कितना है? 34, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेज हैं। इस समय अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, ये बात हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं उच्च न्यायालय देखते हैं, यानी हाई कोर्ट की बात करें। ठीक है, तो हाई कोर्ट, तो भारतीय संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या है? एक हाई कोर्ट होगा। एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। तो यहाँ एक बात लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद को ये अधिकार है कि वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट यानी एक कॉमन हाई कोर्ट की अगर बात करें, कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है कि एक कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं बन पा रहा, या जो ऐसे हैं जो दूरी पर हैं सेंटर से, तो वहाँ के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया। जैसे हम बात करें चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात करें, तो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा और पंजाब को क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, यानी हरियाणा और पंजाब का क्या ये कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, वहीं मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, ये इसका जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कौन है? इसका मुंबई हाई कोर्ट है। ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी कॉमन हाई कोर्ट है। यानी ये सब क्या करता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या करता है? तो इनसे क्या करता है? उच्च न्यायालय साझा करता है। इस सब के मैटर कहाँ देखे जाते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट में देखा जाता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले कितने राज्यों को उच्च न्यायालय साझा करता था? तो पहले 7 राज्यों को करता था। पहले क्या करता था? पहले 7 राज्यों को करता था, लेकिन 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना अलग हाई कोर्ट बना लिया। ठीक है, अगर इस समय हम बात करें कि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है, 25 है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि न्यायपालिका का नेचर समझते हैं कि न्यायपालिका का जो नेचर है वो कैसा है। तो आपको पता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्या है?
न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था, एक स्वतंत्र बॉडी है। अब इसे स्वतंत्रता देनी किससे है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पद मुक्ति में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। यानी हटाने और नियुक्त करने में सरकार जो होती है उसका न्यूनतम हस्तक्षेप, या ये कहिए कि कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, ये ठीक है कि न्यायपालिका है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति और जजेज जो होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं कि किसको चुनना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि निष्पक्षता बनाई जा सके, इसके लिए क्या है कि न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव न दे, इसलिए इसे क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। अगर इसके रोल की बात करें, न्यायपालिका की भूमिका की बात करें, तो न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, कानून की रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो भाई भारतीय संविधान में ये प्रावधान दिया गया है ना कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि न्यायालय का और क्या काम होता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझा, ये क्या है, न्यायपालिका की भूमिका है। अब यहाँ समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई तरह के विवादों का निपटारा करता है। अब वो कौन कौन से विवाद हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसका भी निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में भी कोई मामला है तो उसका भी निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा कोई मामला है तो ये भी मामला कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। ऐसे कहा जाता है ना कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन देता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के दौरान में भी आपको एक मौका मिलता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बात हमने समझा। अब हम समझते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होता है। न्यायिक समीक्षा की अगर बात करें तो न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि न्यायपालिका अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। अगर न्यायपालिका को ये लगे कि न्यायपालिका ने अगर कोई कानून आया और उस पर अपने विचार रखें, ठीक है, तो न्यायपालिका को अगर ये लगे कि इसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती है या इसमें कुछ और संशोधन किए जा सकते हैं तो उसे क्या कर सकता है, दोबारा रिव्यू यानी कि दोबारा पुनर्विचार उस पर कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं, ठीक है। यानी दोबारा देखना, उसको रिव्यू करना। यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून में, ठीक है, वही बात समझते हैं कि न्याय की समीक्षा यानी यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून में संविधान के मूलभूत संरचना का उल्लंघन होता है। हमने अभी कहा कि न्यायपालिका को अगर ये लगे कि उसने जो डिसीजन दिया है, जो कानून बना है, उसमें मूलभूत जो संरचना है, संविधान की जो मूलभूत संरचना है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उस पर दोबारा क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। अब ये मूलभूत जो संरचना है, इसकी व्याख्या का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो इसके व्याख्या का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझा, ठीक।